हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। स्टूडेंट्स, जूम मीटिंग में हमने डिस्कस किया था प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग और नेटवर्क कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम थी वहाँ पे। तो आज मैं आपके सामने उसका वीडियो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इसको अच्छे से देखें और समझें। स्टूडेंट्स, कंट्रोलिंग अपने आप में एक प्रोसेस है, मैनेजमेंट का एक फंक्शन है ये। और कंट्रोलिंग को परफॉर्म करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स आपको उठानी पड़ेंगी, इसलिए इसे प्रोसेस बोला गया है। 1 बाय 1 ये स्टेप्स आपको परफॉर्म करनी होंगी। स्टूडेंट्स, कंट्रोलिंग के लिए सबसे पहले आप परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट करेंगे। स्टेप 1 इज सेटिंग अप परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, जिसमें आप अपने टारगेट रिजल्ट्स डिसाइड करेंगे, आप अपने बेंचमार्क सेट करेंगे, आप अपने क्राइटेरिया सेलेक्ट करेंगे। जिसको आप अचीव करना चाहते हैं वो आपके स्टैंडर्ड्स होंगे। सो स्टूडेंट्स, कंट्रोलिंग करने के लिए आपके पास स्टैंडर्ड्स होना बहुत ही ज़रूरी है। स्टेप 2 में मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, जिसमें एक्चुअल आउटपुट को, एक्चुअल वर्क को, एक्चुअल रिजल्ट्स को मेजर किया जाता है और पता लगाया जाता है कि आपने जो टारगेट्स आपको गिवन हैं वो आपने अचीव किए हैं या नहीं किए हैं। यहाँ पे हर एम्प्लॉय का, हर मशीन का, हर वर्क का, हर डिपार्टमेंट का एक रिकॉर्ड तैयार किया जाता है, जिसे बोला जाता है एक्चुअल परफॉर्मेंस, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। और हर आदमी की वहाँ पे रिपोर्ट तैयार होती है, जिसे बोलते हैं परफॉर्मेंस रिपोर्ट। तो स्टेप 2 में मेजरमेंट किया जाएगा एक्चुअल आउटपुट का। फिर स्टेप 3 में स्टेप 1 और 2 का कंपैरिजन होता है, जिसे बोला जाता है कंपैरिजन बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस। कंपैरिजन करेंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे डिफरेंसेस होंगे एक्चुअल और स्टैंडर्ड्स में, और उन डिफरेंसेस को बोला जाएगा डेविएशंस। डेविएशंस को फाइंड आउट करने के लिए ये स्टेप कंडक्ट की जाती है, जिसे बोला जाता है कंपैरिजन बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस। ये डेविएशंस 3 टाइप के हो सकते हैं: पॉजिटिव डेविएशंस, नेगेटिव डेविएशंस और जीरो डेविएशंस। पॉजिटिव डेविएशंस में आपने एक्चुअल परफॉर्मेंस अच्छी की, आपका एक्चुअल रिजल्ट्स अच्छा था, स्टैंडर्ड से ज़्यादा था, तो वहाँ पे आपका डिफरेंस एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड विल बी पॉजिटिव, और उसे बोला जाएगा पॉजिटिव डेविएशन। जब आपका डिफरेंस एक्चुअल और स्टैंडर्ड के बीच में जीरो हो, यानी नो डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल, तो उसे बोला जाएगा जीरो डेविएशंस। थर्ड स्टेप में जब आपके एक्चुअल रिजल्ट्स, एक्चुअल परफॉर्मेंस आपके स्टैंडर्ड से कम हो, तो उसे बोला जाएगा एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड इक्वल टू नेगेटिव, उसे बोला जाएगा नेगेटिव डेविएशंस। तो बेटा, आपने डेविएशंस फाइंड आउट कर ली स्टेप 3 में। स्टेप 4 में उन डेविएशंस के पीछे क्या कारण रहे, उन कारणों को ढूंढा जाएगा, जिसे बोला जाएगा एनालाइजिंग डेविएशंस। क्योंकि आपको एक्शन लेने के लिए सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि वो बीमारी क्या थी। बीमारी के हिसाब से ही इलाज प्रोवाइड करवाया जाता है। ऐसे ही अगर रिजल्ट्स आपके अच्छे नहीं आ रहे हैं, रिजल्ट्स आपके अचीव नहीं हो पा रहे हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ पे कुछ कमियां हैं। तो उन कमियों को फाइंड आउट किया जाएगा और उन कमियों के पीछे कारणों को पता लगाया जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट दिया जाएगा, जिससे बोला जाएगा स्टेप 5 में टेकिंग करेक्टिव एक्शन। यानी अकॉर्डिंग टू एनालाइजिंग डेविएशंस, अकॉर्डिंग टू रीजन ऑफ डेविएशंस, corrective actions will be taken. So it will be step number 5. So let me discuss in detail from step number 1. First of all, step 1 is setting up performance standards. First of all, we have to know that what are the standards. Students, standards are those targets, those benchmarks, those criteria against which the actual performance is measured.
स्टैंडर्ड्स आपके वो टारगेट्स, वो बेंचमार्क, वो क्राइटेरियाज हैं जिसके अगेंस्ट एक्चुअल आउटपुट को, एक्चुअल बेंचमार्क को, एक्चुअल रिजल्ट्स को मेजर किया जाता है। सो इन दिस स्टेप ऑल द टारगेट्स आर डिसाइडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशंस, और इसमें सारे टारगेट्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डिसाइड कर लिए जाते हैं। दीज टारगेट्स कैन बी रिलेटेड विद लेबर, मेटेरियल, मशीन एट्सेट्रा, और ये टारगेट्स आपके लेबर से रिलेटेड, मशीन से रिलेटेड, मेटेरियल से रिलेटेड हो सकते हैं। यानी स्टैंडर्ड किसी के भी सेट किए जा सकते हैं, वो लेबर भी हो सकती है, वो मेटेरियल भी हो सकता है, वो मशीन भी हो सकती है। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिसाइड दैट व्हाट विल बी डिजायर्ड रिजल्ट्स of an organization, which are called standards. These standards can be set in both quantitative and qualitative aspect, but quantitative standards are more relevant. Quantitative standards are those standards which can be shown in figure. अगर आपके स्टैंडर्ड फिगर में आप लिख सकते हैं, फिगर में आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो उसे बोला जाएगा क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स। यानी क्वांटिटी में अगर स्टैंडर्ड्स को रखा जा सके तो वो क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स बोले जाएंगे। स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल 2 kg रॉ मटेरियल टू बी रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स। यानी इसमें बताया गया है कि 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स बनाने के लिए 2 किलो रॉ मटेरियल की आवश्यकता होगी। यानी आप 2 किलो रॉ मटेरियल यूज करेंगे, ना 2 से कम ना 2 से ज़्यादा। तो ये आपका स्टैंडर्ड है रॉ मटेरियल के लिए। फॉर एग्जांपल नंबर 2, 100 यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस बाय पर वर्कर इन ए डे। इसमें आपने स्टैंडर्ड डिसाइड किया कि हर वर्कर दिन में 100 यूनिट बनाएगा। क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स आर दोज स्टैंडर्ड्स व्हिच कैन नॉट बी शोन इन फिगर। इसमें क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स को डिफाइन किया गया है जिसको आप फिगर्स में एक्सप्रेस ना कर सकें, उसे क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन स्टैंडर्ड्स, एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन स्टैंडर्ड्स एट्सेट्रा। कभी भी कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन को आप क्वांटिटी में नहीं रख सकते, एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन को आप क्वांटिटी में नहीं रख सकते। तो जब भी स्टैंडर्ड्स की क्वालिटी की बात होती है तो उन्हें क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स बोला जाता है। फॉलोइंग फैक्टर्स शुड बी कंसिडर्ड व्हाइल फिक्सिंग द स्टैंडर्ड्स। स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड को फिक्स करते समय आपको नीचे दिए गए फैक्टर्स को कंसिडर करना होगा। दैट इज़ नंबर 1, स्टैंडर्ड शुड बी रीजनेबल। आपके स्टैंडर्ड्स रीजनेबल होने चाहिए, यानी स्टैंडर्ड्स ना तो डिफ़िकल्ट हों ना ही इजी हों। स्टैंडर्ड्स आपके मीडियोकर्स होने चाहिए, जिनको आसान भी किया जा सके और अचीव करना बहुत आसान भी ना हो, जिन्हें अचीव भी किया जा सके और अचीव करना बहुत आसान भी ना हो। सेकंड, स्टैंडर्ड शुड बी मेजरेबल। स्टैंडर्ड क्वांटिटी में हो तो ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो इसलिए बोला गया है कि स्टैंडर्ड शुड बी मेजरेबल। नंबर 3, स्टैंडर्ड शुड बी फ्लेक्सिबल सो दैट चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड। इसमें बोला गया है कि स्टैंडर्ड फ्लेक्सिबल होने चाहिए, क्योंकि कई बार सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि आपको स्टैंडर्ड्स चेंज करने होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप रोज़ाना 8 घंटे के लिए आपने टारगेट सेट किए, लेकिन कई बार पावर फेलियर हो जाती है जिसका पता आपको सुबह सुबह ही चल जाता है, न्यूज़पेपर्स के थ्रू या किसी रिसोर्स के थ्रू, इंफॉर्मेशन के रिसोर्स के थ्रू। तो आप क्या करेंगे, आप उसी के अकॉर्डिंग अपने टारगेट्स को रिवाइज़ करेंगे। तो अगर आपके स्टैंडर्ड्स डिफ़िकल्ट हैं, आप चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो आपके स्टैंडर्ड्स फ्लेक्सिबल नहीं बोले जाएंगे और वो स्टैंडर्ड्स किसी काम के नहीं होंगे। तो स्टैंडर्ड्स कैन बी फ्लेक्सिबल, सो इट शुड बी फ्लेक्सिबल सो दैट चेंजेस कैन बी मेड अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ एनवायरनमेंट। स्टैंडर्ड शुड बी क्लियर एंड सिंपल सो दैट दे कैन बी क्लियरली अंडरस्टैंड। स्टैंडर्ड्स आपके ऐसे होने चाहिए जो आसान हों, जो सिंपल हों और उनको आसानी से समझा जा सके। और लास्ट पॉइंट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टॉलरेंस लिमिट शुड बी डिसाइडेड एज द टाइमिंग ऑफ फिक्सिंग स्टैंडर्ड्स। जब भी आप स्टैंडर्ड सेट कर रहे होते हैं उसी समय आप ये डिसाइड कर लें कि आप कितना डेविएशंस टॉलरेट कर सकते हैं, कितना आप नेगेटिव रिजल्ट्स फेस कर सकते हैं, कितना आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा स्टैंडर्ड्स को अचीव नहीं किया जा सकता। स्टैंडर्ड्स में कुछ पॉइंट्स आप
एक्सेप्ट कर सकते हैं, कुछ कमियां आपकी रह सकती हैं अचीव कर एक्चुअल आउटपुट में, तो आपके यहाँ पे टॉलरेंस लिमिट होनी चाहिए जिससे आप आसानी से एक्सेप्ट कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 100 यूनिट्स का वर्कर्स का आउटपुट डिसाइड किया एक दिन का, लेकिन यहाँ पे टॉलरेंस लिमिट आपने 5 यूनिट की डिसाइड कर दी कि अगर कोई वर्कर 5 यूनिट कम भी बना के जाएगा तो भी उसने अपना काम अच्छे से किया, ये माना जाएगा। स्टेप 2, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। इन दिस स्टेप द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ ईच वर्कर मशीन इज मेजर्ड। इसमें आप हर वर्कर की, हर मशीन की, हर स्टैंडर्ड्स जो भी आपने सेट कर रखे हैं उसके अगेंस्ट आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को चेक करेंगे। दिस मेजरमेंट टेल्स द मैनेजर वेदर द वर्क हैज़ बीन डन अकॉर्डिंग टू प्लान और नॉट। इसमें ये डिसाइड किया जाएगा कि मैनेजर्स ने वर्क जो है वो प्लान के अकॉर्डिंग किया है या नहीं किया। दिस मेजरमेंट शुड बी डन ऑन द बेसिस ऑफ कंटिन्यूसली, यानी यहाँ पे आपको कंटिन्यूस बेसिस पे मेजरमेंट करना पड़ेगा। ड्यूरिंग द वर्क इज़ परफॉर्म्ड बाय वर्कर्स। जब भी वर्कर्स वर्क को परफॉर्म कर रहे होते हैं उसी समय अगर एक्चुअल रिपोर्ट बना ली जाए तो वो टारगेट आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, अच्छे से चेक कर सकते हैं और अच्छे से अचीव कर सकते हैं। स्टेप 3, देन वी विल फाइंड आउट डेविएशंस। स्टेप 3 में हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड्स और एक्चुअल परफॉर्मेंस को। इन दिस स्टेप द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस टू फाइंड आउट डेविएशंस इफ़ एनी। ये स्टेप आप इसलिए परफॉर्म करते हैं ताकि आप पता लगा सकें कि आपने वर्क को अचीव किया है या नहीं किया, स्टैंडर्ड्स को अचीव किया है या नहीं किया। यहाँ पे आप डिफरेंस निकालेंगे एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के बीच का। डेविएशंस आर द डिफरेंसेस बिटवीन actual performance and standard performance. This can be categorized into 3 categories: positive deviations, zero deviations and negative deviations. Students, positive deviations when actual performance is more than standard performance. जब आपके एक्चुअल रिजल्ट्स आपके स्टैंडर्ड से ज़्यादा हों तो उन्हें बोला जाता है पॉजिटिव डेविएशंस। इट इज़ फेवरेबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस, और ये डेविएशंस हमेशा एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए फेवरेबल होते हैं। देन नेगेटिव डेविएशंस व्हेन एक्चुअल परफॉर्मेंस इज लेस देन टू स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। जब आपका एक्चुअल आउटपुट आपके परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड से कम आ रहा है तो उसे आप नेगेटिव डेविएशंस बोलेंगे। और इट इज़ अनफेवरेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, और ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फेवरेबल नहीं हो सकते। थर्ड, जीरो डेविएशंस व्हेन एक्चुअल परफॉर्मेंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। जब एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड से इक्वल हो तो उस केस में आपके डेविएशंस नहीं होंगे, जिससे आप बोलेंगे जीरो डेविएशंस। तो आपके पास 3 टाइप के डेविएशंस होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। पॉजिटिव में एक्चुअल ज़्यादा होता है, नेगेटिव में एक्चुअल कम होता है और जीरो में दोनों इक्वल होते हैं। सो स्टूडेंट्स, स्टेप 3 इज make comparison between standards and actual. Step 4, analyzing deviations. स्टूडेंट्स, इस स्टेप में हम ये चेक करेंगे कि आपके डेविएशंस के पीछे क्या कारण रहे। तो डेविएशंस को एनालाइज करने के लिए आपको 2 चीज़ें ध्यान में रखनी हैं, आपका टॉलरेंस लिमिट और आपके की रिजल्ट्स एरियाज़, क्योंकि हर चीज़ को एनालाइज करना एक बड़ा ही डिफ़िकल्ट टास्क और लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। हर डेविएशंस को एनालाइज नहीं किया जाता, हर वर्क के डेविएशंस को कंसिडर नहीं किया जाता। तो यहाँ पे इन दिस स्टेप द डेविएशंस आर एनालाइज टू फाइंड आउट द रीजन्स सो दैट करेक्टिव एक्शंस कैन बी टेकन। आप ये पता करेंगे कि किसी भी डेविएशन के पीछे जो आपने कंसिडर कर रखे हैं, मेन डेविएशंस जो आपने डिसाइड कर रखे हैं, उनके पीछे क्या कारण रहे। वाइल एनालाइजिंग डेविएशंस इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कंसिडर द टॉलरेंस लिमिट ऑफ डेविएशंस एंड की रिजल्ट्स एरियाज़। जब भी आप डेविएशंस को एनालाइज करें तो आपको 2 चीज़ें कंसिडर करनी होंगी, 2 चीज़ें माइंड में रखनी होंगी। पहली, टॉलरेंस लिमिट आप कितना सहन कर सकते हैं, और दूसरा की रिजल्ट्स एरियाज़, कि आपके मेन की रिजल्ट्स एरियाज़ क्या हैं, मेन फंक्शंस क्या हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने मेन फंक्शंस के ऊपर ज़्यादा फोकस किया तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा सक्सेसफुल होगी।
तो इन दोनों को करने के लिए आपको 2 प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं। देयर आर 2 प्रिंसिपल्स फॉर एनालाइजिंग डेविएशंस विच शुड बी कंसिडर्ड बाय मैनेजमेंट। और ये प्रिंसिपल्स आपको एक मैनेजमेंट को कंसिडर किए जाने चाहिए। पहला प्रिंसिपल है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, प्रिंसिपल ऑफ क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। आप चाहें तो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल को अंडरलाइन कर सकते हैं। और क्रिटिकल पॉइंट का मतलब होता है ऐसे पॉइंट्स जो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्रिटिकल हों। क्रिटिकल मीन्स जो उस ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस और फेलियर को डिसाइड करते हों। उस ऑर्गेनाइजेशन को डुबो भी सकते हो, उस ऑर्गेनाइजेशन को ऊपर मंजिल तक भी ले जा सकते हो, मोर हाइट्स तक उसे उठा सकते हो। तो उन्हें आप बोलेंगे की रिजल्ट्स एरियाज़। क्रिटिकल पॉइंट्स आर की रिजल्ट्स एरियाज़। और ये प्रिंसिपल ये कहता है कि आपको ज़्यादा फोकस किस पे करना है, की रिजल्ट्स एरियाज़ के ऊपर। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द मैनेजमेंट शुड मोर फोकस ऑन की रिजल्ट्स एरियाज़ और क्रिटिकल पॉइंट्स। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट को ज़्यादा फोकस करना चाहिए की रिजल्ट्स एरियाज़ के ऊपर या की क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर। की रिजल्ट्स एरियाज एंड क्रिटिकल पॉइंट्स आर सेम। क्रिटिकल पॉइंट्स और की रिजल्ट्स एरियाज आर दोज एक्टिविटीज़ और फंक्शंस विच आर सिग्निफिकेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। की रिजल्ट्स एरियाज वो फंक्शंस होते हैं, वो एक्टिविटीज़ होती हैं, वो डिपार्टमेंट्स होते हैं जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस और फेलियर इनहेरेंट हो, छुपी हो, डिपेंड हो। तो उन की रिजल्ट्स एरियाज़ को बोला जाएगा, उन पॉइंट्स को बोला जाएगा, उन एक्टिविटीज़ को बोला जाएगा की रिजल्ट्स एरियाज। ऑन की रिजल्ट्स एरियाज द सक्सेस और फेलियर फॉर होल ऑर्गेनाइजेशन इज डिपेंड। इन की रिजल्ट्स एरियाज़ के ऊपर एक ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस और फेलियर दोनों डिपेंड करती हैं। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट कैन बी एक की रिजल्ट एरिया फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। स्टूडेंट्स, बिजली के बिल में अगर 500 रुपये बढ़ जाते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के तो वो की रिजल्ट्स एरिया नहीं बोले जाएंगे, क्योंकि 500 रुपये का इम्पैक्ट ओवरऑल बहुत कम है। 500 रुपये को अगर सारी यूनिट्स में 10 लाख यूनिट्स में बांट दिया जाए तो बहुत कम इसका इम्पैक्ट आएगा एक यूनिट के ऊपर। लेकिन अगर प्रोडक्शन कॉस्ट अगर 10 पैसे से बढ़ जाती है एक यूनिट पे तो इसका ओवरऑल इम्पैक्ट इतना ज़्यादा आएगा कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन को इसको फेस करना पड़ सकता है। इससे पूरी ऑर्गेनाइजेशन सफ़र हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, प्रोडक्शन कॉस्ट हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक की रिजल्ट्स एरिया होती है कि उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसकी कितनी कॉस्ट आ रही है। अगर कॉस्ट बढ़ जाती है, अगर की रिजल्ट्स एरियाज़ के अंदर आपने टॉलरेंस लिमिट डिसाइड कर रखी हैं और वो कॉस्ट उस क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल में टॉलरेंस लिमिट को क्रॉस कर देती है तो वहाँ पे आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये दूसरा प्रिंसिपल उसी के रिगार्डिंग में है कि अगर की रिजल्ट्स एरियाज़ में आपके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पे डाइवेशंस आ रहे हैं की रिजल्ट्स एरियाज़ में, जिसमें टॉलरेंस लिमिट भी आपकी काम की नहीं है, टॉलरेंस लिमिट भी क्रॉस हो रही है, तो उन एक्टिविटीज़ के ऊपर मैनेजमेंट को इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए। यानी मैनेजमेंट शुड टेकन इमीडिएट एक्शन ऑन द की रिजल्ट्स एरियाज विच क्रॉस द डाइवेशंस विच क्रॉस द टॉलरेंस लिमिट इन डाइवेशंस। यानी आपने जो डाइवेशंस ढूंढे हैं वो आपके अगर की रिजल्ट्स एरियाज़ में टॉलरेंस लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए एक लाइन बोली है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ए मैनेजर शुड ट्राइज टू कंट्रोल एवरीथिंग रिजल्ट्स इन कंट्रोलिंग नथिंग। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर एक मैनेजर सारी चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा तो वो किसी को भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। यानी अगर क्लास में 20 बच्चे हैं और 2 बच्चे बहुत शैतान हैं तो 2 बच्चे पूरी क्लास को गंदा कर देते हैं, पूरी क्लास में इनडिसिप्लिन क्रिएट कर देते हैं। तो पूरी क्लास को कंट्रोल करने की बजाय अगर उन 2 बच्चों को कंट्रोल कर लिया जाए तो क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन हो सकता है। बाकी बच्चे उनको देख के इनडिसिप्लिन करते हैं, लेकिन उन 2 बच्चों को अगर ढूंढ के उनको एक अच्छी पनिशमेंट या उनको मोटिवेट करके किसी भी वे में अगर उनको निकाल दिया जाए, स्कूल से निकाल दिया जाए तो डिसिप्लिन वहाँ पे मेंटेन हो सकता है। तो पूरी क्लास को अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं, वहाँ पे अच्छे से स्टडी हो सकती है। तो उसी के अकॉर्डिंग ये प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर की रिजल्ट्स एरियाज़ आपके टॉलरेंस लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं तो उन पे इमीडिएट मैनेजमेंट को एक्शन लेना चाहिए। तो यहाँ पे बोला है
means the deviations which are beyond the tolerance limit in key results areas should be handled by मैनेजमेंट इमीडिएटली। वो इमीडिएट मैनेजमेंट के कंट्रोल में आने चाहिए, उनके ऊपर मैनेजमेंट को इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए। और ब्रिंग द नोटिस टू द मैनेजमेंट इमीडिएटली। अगर वो मैनेजमेंट उस एक्शन को लेने के लिए कैपेबल नहीं है तो उन्हें टॉप मैनेजमेंट के नोटिस में लाना चाहिए। एंड माइनर डेविएशंस कैन बी इग्नोर्ड। अगर डेविएशंस बहुत छोटे हैं तो उन्हें इग्नोर किया जा सकता है। सो स्टूडेंट्स, पहला प्रिंसिपल ये कहता है कि आपको ज़्यादा फोकस करना है की रिजल्ट्स एरियाज़ के ऊपर। यहाँ पे केवल फोकस की बात हो रही है और यहाँ पे एक्शन की बात हो रही है। यहाँ पे कह रहा है कि अगर आपके की रिजल्ट्स एरियाज़ में टॉलरेंस लिमिट क्रॉस हो रही है तो मैनेजमेंट को उस पर इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट इज इंक्रीज बाय ₹2 फ्रॉम द टॉलरेंस लिमिट इज ₹1। आपने प्रोडक्शन कॉस्ट में ₹1 का टॉलरेंस लिमिट का क्राइटेरिया सेलेक्ट कर रखा है, यानी अगर प्रोडक्शन कॉस्ट आपकी ₹10 आ रही है, ₹10 आपने स्टैंडर्ड फिक्स कर रखा है और कॉस्ट आपकी ₹11 आ रही है, तो यहाँ पे ₹1 आपके लिए टॉलरेट आप कर सकते हैं। लेकिन अगर टॉलरेंस लिमिट 1 से ज़्यादा क्रॉस हो जाती है, यानी ₹2 आपके डेविएशंस आ जाते हैं ₹2 से, तो आपके लिए चिंता का विषय है और आपको इसके ऊपर इमीडिएट एक्शन लेने की रिक्वायरमेंट है। हो सकता है कि वहाँ पे बहुत कमियां चल रही हों, तो उन कमियों को ख़त्म करने की आपको आवश्यकता है। देन करेक्टिव एक्शन इमीडिएटली टेकन बिकॉज इट इज़ एन एक्सेप्शनल डेविएशंस विच कैन इम्पैक्ट टू द होल ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसे काम में, ऐसे डेविएशंस में आपको इमीडिएट एक्शन लेने की आवश्यकता होगी। स्टेप 5, टेकिंग करेक्टिव एक्शन। स्टूडेंट्स, इस स्टेप में आपको करेक्टिव एक्शन लेने की रिक्वायरमेंट है और करेक्टिव एक्शन अकॉर्डिंग टू रीजन्स बिहाइंड डेविएशंस लिए जाएंगे। तो इसमें लिखा है, इन दिस स्टेप द मैनेजर टेक करेक्टिव एक्शन और मेजर्स टू ब्रिंग बैक एवरीथिंग ऑन द ट्रैक। यानी इसमें करेक्टिव एक्शन इसलिए ले जाएंगे ताकि गलतियों को सुधारा जा सके और सही ट्रैक पे ऑर्गेनाइजेशन को लाया जा सके। इज अकॉर्डिंग टू प्लान, और ये सब काम प्लान के अकॉर्डिंग होता है। इसमें लिखा है, वाइल टेकिंग करेक्टिव एक्शन फॉलोइंग पॉइंट शुड बी कंसिडर्ड। जब भी आप करेक्टिव एक्शन ले रहे हैं तो आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। सिचुएशन नंबर 1, इन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1, लेट द सिचुएशन रिमेन सेम इफ़ द डेविएशंस आर माइनर। अगर डेविएशंस बहुत छोटे हैं, बहुत कम हैं, तो सिचुएशन को छेड़ो मत, सिचुएशन को ऐसे ही रहने दो, वो डेविएशंस अपने आप ठीक हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 2, रीडिज़ाइंड और रीफ्रेम द प्लान और स्ट्रेटजीज इफ़ दीज आर ओवर स्टेटेड और नॉट मैचिंग विद द करंट बिजनेस एनवायरनमेंट। अगर आपके डेविएशंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो आपके डेविएशंस हो सकता है कि आपने जो स्टैंडर्ड फिक्स कर रखे हैं वो बहुत ज़्यादा सेट कर रखे हों, जिनको अचीव करना पॉसिबल नहीं हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने प्लान्स को, आपको अपने टारगेट्स को, स्ट्रेटजीज़ को चेंज करना पड़ेगा और अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट यू हैव टू डिसाइड योर स्टैंडर्ड्स। थर्ड, टेकिंग करेक्टिव एक्शन टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस सो दैट इन फ्यूचर इट मैच द प्लान। और आपको करेक्टिव एक्शन इम्प्रूवमेंट करने के लिए करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा। करेक्टिव एक्शन कौन कौन से हो सकते हैं, तो करेक्टिव एक्शन आर बेस्ड ऑन कॉजेज और सिचुएशंस और रीजंस। फॉर एग्जांपल, डेविएशंस के पीछे पहला कारण हो सकता है कि लैक ऑफ मोटिवेशन ऑफ वर्कर्स आर नॉट मोटिवेटेड एंड देयर प्रोडक्टिविटी इज़ रेगुलर डिक्रीजिंग। तो उन्हें क्या किया जाए कि वो अच्छे से प्रोडक्टिविटी दें, तो उन्हें फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव ऑफ़र किए जाने चाहिए। अगर पावर ब्रेक आ रही है तो आपको न्यू जनरेटर या पावर की मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। अगर मशीन में फॉल्ट आ रहा है तो मशीन को रिपेयर करवाएं या रिप्लेस करवाएं। अगर प्रोडक्शन कम हो रहा है, मशीन की कमी की वजह से मशीन ख़राब हो गई या न्यू टेक्नोलॉजी मार्केट में आ गई, तो आपको ट्रेनिंग देके या न्यू टेक्नोलॉजी को हायर करके आपको अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना पड़ेगा। सो स्टूडेंट्स, दीज कैन बी रीजन्स एंड करेक्टिव एक्शंस ऑन द
nature or the basis of nature of regions. So it was the video for controlling process. So students, you have to watch this video completely, and if you have any problem you can discuss me. Thank you so much.